नेक्स्ट हमारी कंसेप्ट है दैट इज फ्री रेडिकल्स। सो फ्री रेडिकल्स का मतलब क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है? सो फ्री रेडिकल्स आर अनचार्ज मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैविंग एन अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अनचार्ज होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है, और उनके पास में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन उनके पास में होता है। दे आर टिपिकली हाईली रिएक्टिव एंड शॉर्ट लिव्ड। हाईली रिएक्टिव, तो हमारे इसमें जब मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन होती है सेल्स में, मेटाबॉलिज्म, ओके, एडीएमई मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस में थाउजेंड्स ऑफ फ्री रेडिकल्स जनरेट होते रहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। एंड ये फ्री रेडिकल्स उनके सामने जो भी आएगा, जैसे फ्री रेडिकल्स के सामने राइबोसोम्स आ रहा है, फ्री रेडिकल्स के सामने डीएनए आता है, फ्री रेडिकल्स के सामने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाती है। तो फ्री रेडिकल्स उस ऑर्गेनेली पे, सेलुलर ऑर्गेनेली पे या डीएनए पे अटैक करता है और उसको डिस्ट्रॉय करते जाता है, जिससे कि सेल्स डैमेज हो सकती है, कैंसर हो सकता है। तो जब भी मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस में, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में ऐसे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, तो जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि विटामिन सी है, या फिर विटामिन ई है, या फिर ग्लूटाथायोन है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स इमीडिएटली जैसे वो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, वो फ्री रेडिकल किसी सेलुलर ऑर्गेनेली को, डीएनए को, आरएनए को, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डैमेज करे, उससे पहले उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। जैसे आप देखते हो कि जो मिसाइल्स है, अभी ईरान वार में आप देख रहे हो, या इंडिया का भी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें आपने देखा था कि पाकिस्तान की जो भी मिसाइल्स इंडिया की ओर आ रही है, तो इंडिया को डैमेज करने से पहले हम आसमान में उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मिसाइल्स को। तो उसी तरह से जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ऐसा समझिए कि फ्री रेडिकल एक तरह के मिसाइल है, जो कि किसी डीएनए पे अटैक करने वाला है या राइबोसोम्स पे अटैक करने वाला है। एंड ये जनरेट कहाँ से हुआ? मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में से जनरेट हुआ। तो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में से जो फ्री रेडिकल फायर किया जाता है, जो कि किसी डीएनए को अटैक करेगा या किसी माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया या डीएनए को डैमेज करने से पहले एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, वो इनको हवा में ही मार गिराते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि वो हमारे सेलुलर ऑर्गेनेल को डिस्ट्रॉय ना कर सके। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फ्री रेडिकल्स। ओके, एंड मेनी ड्रग्स भी जो है वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में एक्ट करते हैं। तो जब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, तो वहां पे भी फ्री रेडिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, देन नेक्स्ट इज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी मतलब जब भी कोई नया बॉन्ड बनता है या वो बॉन्ड ब्रेक होता है, तो उसे जो एनर्जी लगती है, एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज द बॉन्ड एनर्जी। ओके, सो बॉन्ड एनर्जी is the amount of energy required to break apart a mole of molecules into its component atoms. It is a measure of the strength of a chemical bond. मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ मतलब हम बोलते हैं कि काफी स्ट्रांग बॉन्ड है या वीक बॉन्ड है, राइट? आपने हमेशा सुना होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रांग बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रांग बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स। तो स्ट्रांग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड्स का मतलब क्या है? अगर उस बॉन्ड को बनाने के लिए या उसे ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, तो दैट इज स्ट्रांग बॉन्ड। और जो आसानी से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, दैट इज वीक बॉन्ड। ओके, तो जहां ज्यादा एनर्जी लगती है, ज्यादा फोर्स लगता है, ज्यादा ताकत लगती है, पावर लगता है, वो स्ट्रांग होता है। और जहां पे कम पावर लगती है, वो वीक होता है। तो जहां पे जिस बॉन्ड को ब्रेक करने को ज्यादा एनर्जी लगेगी, वो स्ट्रांग बॉन्ड है। जिसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी लगेगी, वो वीक बॉन्ड है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है, to break apart a mole of molecules. Mole of molecule. Now tell me what is a mole? Mole का मतलब क्या होता है, बताइए मुझे। What is a mole? Mole मतलब क्या? Yes, बोलिए, बताइए। Yes, do you know what is a mole? मोल क्या होता है? मोल मॉलिक्यूल्स का मेन पार्ट? नो, ऐसा नहीं। वन मोल ऑफ वाटर मतलब कितना वाटर? ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आया हुआ है। वन मोल ऑफ वाटर मतलब हाउ मच वाटर, बता सकते हो? वन मोल ऑफ वाटर मतलब कितना वाटर? बोलिए। यस, वन मोल ऑफ वाटर मीन्स हाउ मच वाटर? वन मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कितना सल्फ्यूरिक एसिड?
पता है किसी को? अगर पता नहीं है तो एन टाइप कीजिए। तो दीपाली ने एन टाइप किया है। ओके दीपाली, ठीक है। अब ये जो मोल की कंसेप्ट है, ओके अनुजा ने भी एन टाइप किया है। ओके अनुजा, ठीक है। नेहा एन ए, ओके नेहा, ठीक है। चलिए तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो मोल की कंसेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यस हर्षो, हर्षल ने भी एन टाइप किया। हर्षल, सिपाही फार्मा के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिपाही फार्मा में एंड आरआरबी में भी जो जनरल साइंस का एक पार्ट होता है, डीएमईआर और डीएचएस में भी जनरल साइंस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जनरल साइंस में ये क्वेश्चन आता है मोल का। ओके, सो वन मोल मतलब कितना? तो मोल का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस इन ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। अगर हम मॉलिक्यूलर वेट को मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो बन जाता है आपका मोल, वन मोल। अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि वन मोल ऑफ वाटर मतलब कितना, तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? हाउ मच इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर? कितने ग्राम? हाँ, तो वाटर का कितने ग्राम है मॉलिक्यूलर वेट? बताइए, टाइप कीजिए, बोलिए, बताइए। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट। जनरल साइंस का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, जनरल साइंस के अंदर में आता है, नॉन फार्मा में आता है। 18, नेहा ने बताया 18 ग्राम। यस नेहा, इट इज करेक्ट। ओके, वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 18 है। मतलब वन मोल ऑफ वाटर, वन मोल ऑफ वाटर मतलब कितना? मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब ये 18 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, वाटर 18 ग्राम ऑफ वाटर मतलब वन मोल ऑफ वाटर। ये कई बार कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी के आईएएस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, आईएएस में भी पूछा जा गया है। ओके, सो ये एक जनरल नॉलेज के हिसाब से, जनरल साइंस के हिसाब से जब आरआरबी में, सीआरई एम्स में, सिपाही फॉर्म में जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आता है। देन वन मोल ऑफ वाटर हमने बोला अभी। अभी मुझे बताइए वन मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कितना सल्फ्यूरिक एसिड? वन मोल ऑफ H2SO4 मतलब कितना SO4, कितना सल्फ्यूरिक एसिड? बताइए, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 98 सौरभ, वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड, एक्सलेंट। सो 98 ग्राम, 98 ग्राम है सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट। सो 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल्स टू वन मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मतलब वन मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो मोल से रिलेटेड कंसेप्ट है, तो मोल से रिलेटेड आपको नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये भी कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी। कई एग्जाम्स में, कई रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स। मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। तो आपको इक्विवेलेंट वेट क्या है, मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। जनरल साइंस जो पार्ट होता है जनरल नॉलेज में, उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी ये पार्ट आता है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में फैक्टर कैलकुलेशन भी हो सकते हैं, टाइट्रेशंस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो यहाँ पे मोल हमने देखा। सो केमिकल रिएक्शन, ओके, सो केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे क्या बोला है? केमिकल, ओके हमने ये देखा पहले भी, बॉन्ड एनर्जी हमने देखा। तो बॉन्ड एनर्जी मतलब क्या है कि वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर को ब्रेक करने के लिए, 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगा, या 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी, दैट इज द बॉन्ड एनर्जी। देन केमिकल रिएक्शन। सो नाउ व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? So the chemical reaction is a process in which one or more substances, the reactants, are converted to one or more different substances, the product. तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है कहीं पे,
ओके, अगर केमिकल रिएक्शंस हो रही है, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे कि यदि जस्ट मिनट, ओके, यदि यहाँ पे आपका जैसे केमिकल रिएक्शंस में यहाँ पे आपका A प्लस बी हो रहा है, ओके, A प्लस बी इक्वल्स टू क्या बनता है, C बनता है। सपोज A प्लस बी इक्वल्स टू C, मतलब A और B क्या है, आपके रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट्स A और B, और C क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट हो गया, C इज द प्रोडक्ट। तो आप जानते हो कि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन होती है, कोई भी रिएक्शन होती है, तो उसमें रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। एक्चुअली क्या होता है रिएक्शन में, तो रिएक्शन में एक्चुअली में क्या होता है, तो इट इन्वॉल्व्स बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। अब ये जो स्टेटमेंट है बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग, इसी स्टेटमेंट में पूरा केमिस्ट्री आ गया है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन होती है रिएक्शंस की, रिएक्शन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब जिन्होंने डिप्लोमा किया है तो उन्होंने ये रिएक्शंस मैकेनिज्म स्टडी नहीं की है, जिन्होंने डिग्री किया है उन्होंने रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी किया है। बट जो आरआरबी जैसे एग्जाम्स है, सीआरईएम्स जैसे एग्जाम्स है, जहाँ पे डिप्लोमा के स्टूडेंट भी एलिजिबल है, यदि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को सीआरईएम्स और आरआरबी जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है, तो उनको रिएक्शंस मैकेनिज्म्स को समझना पड़ेगा, उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करना होगा, तो फिर आप आरआरबी और सीआरईएम्स को क्लियर कर सकते हो। ओके, सिपाही फार्मा है, तो सिपाही फार्मा में जनरली ये रिएक्शंस पे क्वेश्चंस नहीं आता है। सिपाही फार्मा लिटिल बिट कंपैरेटिवली इजियर एग्जाम है, बट आरआरबी और एम्स में इस पे क्वेश्चंस आते हैं। डीएचएस की अगर हम बात करें, तो डीएचएस में और डीएमईआर में, अभी जो लोग डीएचएस और डीएमईआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डीएचएस और डीएमईआर में जनरल साइंस में, जनरल नॉलेज में, जनरल साइंस में इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये जो है केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है डीएचएस और डीएमईआर में जनरल साइंस में आ सकता है, क्योंकि 12th बेस्ड क्वेश्चन है, 12th बेस्ड। इसलिए जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स है, अगर डीएचएस डीएमआर की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है, जो रिएक्शंस का बेसिक है, जो आपने 12th में पढ़ा है, 11th 12th में, वो केमिस्ट्री आपने एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। उससे रिलेटेड एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस जो 11th 12th का जो आपका केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, तो 11th 12th का केमिस्ट्री फिजिक्स रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, तो वो भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग है, इसमें पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया कंप्लीट, मतलब जो मैकेनिज्म्स ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन मैकेनिज्म्स इसमें आ गया, जिसको बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कौन सा नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यह समझ में आ गया, उसे कोई भी केमिकल रिएक्शंस का मैकेनिज्म समझ में आ जाता है। एक्चुअली यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग होता है, तो इसमें भी पर्टिकुलरली क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी पर्टिकुलरली मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन हो रही है, तो आपने ये देखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकल रहा है और कहाँ पे जा रहा है। अगर आपको एक पाथ समझ में आ गया, ये पाथ कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है, तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ गया, और आपको वो रिएक्शन मैकेनिज्म हमेशा याद भी रहेगा। या फिर कोई नई रिएक्शन भी आपके सामने आ जाती है, तो आप उसका मैकेनिज्म बता सकते हो। पर्टिकुलरली यदि आपका टारगेट यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम है, तो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में इस तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म डीप में पूछे जाते हैं, नए रिएक्शंस के मैकेनिज्म पूछ सकते हैं। जहां तक आपके रिक्रूटमेंट एग्जाम का सवाल है, तो रिक्रूटमेंट एग्जाम में, आरआरबी में या सीआरईएम्स में मैकेनिज्म पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो अगर रिएक्शन मैकेनिज्म आपको समझना है, तो आपको पर्टिकुलरली ये देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन कहां से निकल के किधर जा रहा है। जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकता है, और जो नए मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वहां पे बॉन्ड मेकिंग होता है। जो बॉन्ड बनता है और बिगड़ता है, या बॉन्ड ब्रेक होता है, बनता है, तो सब इलेक्ट्रॉन के पीछे में होता है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, तो बॉन्ड्स मूव करते हैं। पहले बॉन्ड मूव करता है, फिर इलेक्ट्रॉन जाता है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन के पीछे में बॉन्ड मूव करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके पीछे में बॉन्ड जाता है। तो आपको हमेशा
जब भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्टडी करते हो तो केमिकल रिएक्शंस के स्टडी में आपको इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना है। आप इलेक्ट्रॉन को फॉलो कीजिए, आप ये देखिए कि उस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कहां से किधर जा रहा है, आपको उस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। एंड जब हम पीवाईक्यू स्टडी करेंगे डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, तब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको दिया है, क्या स्टेटमेंट मैंने दिया है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो या आइसोमेरिज्म की रिएक्शन हो, स्टीरियोकेमिस्ट्री की रिएक्शन हो, तो आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को फॉलो कीजिए, आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है या केमिकल रिएक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की कंसेप्ट ये बायोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिस्ट्री में पर्टिकुलरली एंजाइम्स के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स के लिए। नाउ मुझे बताइए व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन व्हाट आर एंजाइम्स? प्रोटीन इन नेचर। यस, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। आपकी बात बिल्कुल सही है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। बट एंजाइम्स का रोल क्या है, काम क्या है, एक्शन क्या है, एंजाइम्स करते क्या है? प्रिवेंट? नो, एंजाइम्स एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। नो। जैसे मेटाबॉलिज्म में भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। यस, मेटाबॉलिज्म में एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है। जब मेटाबॉलिज्म होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, बट एंजाइम्स आर नॉट द एनर्जी सोर्स। मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है मेरे सामने, उनका कहना है कि एंजाइम्स आर एनर्जी सोर्स, एंजाइम्स आर नॉट एनर्जी सोर्स। तो एंजाइम्स मेटाबॉलिज्म में भी इंपॉर्टेंट है, सही बात है, बट एंजाइम्स करते क्या है, क्या करते हैं? तो चलिए मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं। मेरा दूसरा सवाल है, व्हाट आर कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या होते हैं? व्हाट आर कैटलिस्ट? सर तोड़ना, ब्रेक करना। नो, लाइसिस इज ब्रेक करना। लाइसिस अगर है तो ब्रेक करना, लाइसिस। यहाँ पे कैटालिस्ट है, कैटालाइज करना है, कैटालाइज। लाइज नहीं है, लाइसिस नहीं है, कैटालाइज या कैटालिस्ट। नो। देखिए अगर मैं इसका आंसर आपको दूंगा कैटलिस्ट का, तो आप बोलोगे सर हमें पता था। आप में ऐसा कोई नहीं है जिसको इसका मतलब पता नहीं है। जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स है, सभी को कैटलिस्ट का मतलब पता है। अप्लाई योर नॉलेज, अप्लाई योर बेसिक्स। ये भी क्वेश्चन आपका जनरल साइंस में पूछा जा सकता है, व्हाट आर कैटलिस्ट। जनरल साइंस का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, डीएचएस में आ सकता है, डीएमएआर में आ सकता है और आया हुआ है। आई एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम यू। बताइए कैटलिस्ट क्या होते हैं? चलिए नहीं पता है तो एनए टाइप कीजिए। यस, पता नहीं है तो एनए टाइप कीजिए। चलिए, कैटलिस्ट कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके अनुजा, अनुजा ने आंसर दिया है, दीपाली ने एनए बोला है, एनए, नेहा ने एनए बोला है। नाउ a catalyst can change the rate of reaction। आप नियर अबाउट हो, 100% करेक्ट नहीं है। चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, कैटलिस्ट आर द एजेंट्स विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट गेटिंग कंज्यूम इन इट। जो एजेंट केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ाते हैं बट खुद उसमें यूज नहीं होते हैं, कंज्यूम नहीं होते हैं, दोज आर द कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं? तो कैटलिस्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ा देते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ाने का काम कैटलिस्ट करते हैं। ओके, सो कैटलिस्ट क्या करते हैं? तो कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ाने का काम करते हैं। सो व्हाट आर कैटलिस्ट? कैटलिस्ट आर द एजेंट्स व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट गेटिंग कंज्यूम इन इट। सो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में कंज्यूम हुए बगैर जो केमिकल रिएक्शंस का रेट बढ़ा देते हैं, दोज आर द कैटलिस्ट। नाउ कैटलिस्ट और एंजाइम का क्या रिलेशन है? ओके, हमने तो एंजाइम से बात शुरू की थी, तो कैटलिस्ट और एंजाइम का क्या रिलेशन है? सो ऑल एंजाइम्स, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट।
बायो कैटलिस्ट मतलब क्या? तो एंजाइम्स जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शंस का रेट बढ़ाते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस का जो भी केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस का रेट बढ़ा देगा वो बायो कैटलिस्ट होता है। अब बायोकेमिकल रिएक्शंस का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन बताइए। बायोकेमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? तो जो भी रिएक्शंस लिविंग सिस्टम के बॉडी में होती है, लिविंग सेल में होती है, जो भी रिएक्शंस लिविंग सेल में होती है, लाइव सेल में होती है, वो लाइव बॉडी में होती है, दोज आर द बायोकेमिकल रिएक्शन, राइट। जो भी केमिकल रिएक्शन लाइव सेल में होगी, बैक्टीरिया में होगी, वायरस में होगी, लिविंग बॉडी में होगी, दोज आर द बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो बायोकेमिकल रिएक्शन का कोई एग्जांपल बताइए। जैसे ग्लाइकोलिसिस है, यूरिया साइकिल है, राइट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस है, मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस है, ये सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस है। तो बायो कैटलिस्ट मतलब एंजाइम्स क्या करते हैं? तो बायोकेमिकल रिएक्शंस का रेट बढ़ा देते हैं। ओके, नाउ अब बायोकेमिकल रिएक्शंस में या एंजाइम्स में का इंपॉर्टेंस क्या है? एंजाइम का इंपॉर्टेंस रेट बढ़ाते हैं मतलब एग्जैक्टली क्या ये है इंपॉर्टेंस। तो किसी भी लिविंग सेल में, चाहे वो बैक्टीरिया के सेल हो, वायरस का पार्टिकल हो या बैक्टीरिया की सेल हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जिस रेट से, जिस स्पीड से केमिकल रिएक्शंस होती है, उस स्पीड को मैच करने वाली कोई भी केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल फैक्ट्री, मशीन आज तक इंसान बना नहीं पाया है। नेचुरली ह्यूमन सेल्स में, बैक्टीरिया के सेल्स में, लाइव सेल्स में जिस स्पीड से केमिकल रिएक्शंस होती है, उस स्पीड से केमिकल रिएक्शंस करने वाली कोई भी मशीन आज तक इंसान नहीं बना पाया है। हमारे बॉडी में अभी जैसे कि जो हमारे रेटिना में जो केमिकल रिएक्शन होती है, रेटिना में केमिकल रिएक्शन होती है, कितना समय लगता है? हम जब हमारा विजन फोकस चेंज करते हैं, विजन में हम फोकस चेंज करते हैं, हम डायरेक्शन चेंज करते हैं देखने के लिए, तो कितना समय लगता है हमें किसी भी चीज को देखने के लिए? कितने समय में चीज दिखाई देती है हमें? सेकंड, पिको सेकंड, पिको, एक सेकंड बहुत बड़ी बात है। नैनो सेकंड और पिको सेकंड में हमें दिखाई देती है। तो हमारे रेटिना में जो केमिकल रिएक्शन चलती है वो कितने स्पीड से चलती है? पिको सेकंड में चलती है, नैनो सेकंड में रिएक्शन चलती है। एसिटाइल कोलिन का जो ब्रेकडाउन होता है सेल्स में या हमारे बॉडी में, वो नैनो सेकंड में ब्रेकडाउन हो जाता है एसिटाइल कोलिन का। तो हमारे सेल्स में, हमारे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन चलती है और हमारी जो भी प्रोसेसिंग होती है, हमारी जो थॉट प्रोसेस होती है, थॉट, एक सेकंड में हमारे ब्रेन में कितने विचार आते हैं? एक सेकंड में कितने थॉट्स हमारे ब्रेन में आके जाते हैं? पर सेकंड थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आते हैं। मतलब कितने स्पीड से हमारे ब्रेन में थॉट्स चलते हैं? एक थॉट मतलब एक केमिकल रिएक्शन है, एक थॉट मतलब एक केमिकल रिएक्शन है। तो कितने स्पीड से केमिकल रिएक्शन हमारे ब्रेन में चलती है? एंड ये इतने स्पीड से केमिकल रिएक्शन कैसे पॉसिबल है? हाउ, कैसे पॉसिबल है? ये जो भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में चलता है, हमारे बॉडी में जिस स्पीड से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन आपको टेस्ट ट्यूब में करना होगा, टेस्ट ट्यूब में बॉडी के बाहर, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पे उसको कुछ सेकंड या कुछ मिनट लगेंगे, कुछ सेकंड या कुछ मिनट। एंड वही ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का हमारे बॉडी के अंदर ओनली 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ओनली 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो जाता है, नैनो सेकंड में हो जाता है, माइक्रो सेकंड में हो जाता है। तो इतने स्पीड से रिएक्शन हमारे बॉडी में चलती है। तो जितने स्पीड से, जितने तेजी से रिएक्शन हमारी बॉडी में चलती है, उतने हमारे रिफ्लेक्स स्ट्रांग होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन पता है आपको? रिफ्लेक्स एक्शन नर्वस सिस्टम में, रिफ्लेक्स एक्शन आपने पढ़ा है। तो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए कुछ सेकंड भी नहीं लगते, नैनो सेकंड में रिफ्लेक्स एक्शन हो जाती है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जब होती है तो उसमें भी केमिकल रिएक्शन होती है। तो इतने तेजी से जो होती है, स्पीड से रिएक्शन हमारे बॉडी में होती है, उसको कैसे हो पाती है? कौन करता है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्यों होती है? तो ये सब एंजाइम्स की वजह से होती है। एंजाइम्स है इसलिए हमारी बॉडी इतने तेजी से काम कर सकती है।
अगर एंजाइम्स स्लो हो जाएंगे, एंजाइम्स कम हो जाएंगे, तो बॉडी का काम करने का स्पीड भी कम हो जाएगा, बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाएगी। तो एंजाइम्स इतना फास्ट काम कैसे कर पाते हैं? एंजाइम्स कैसे क्या रेट ऑफ रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन बढ़ा देते हैं? तो एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन चलती है, तो केमिकल रिएक्शन शुरू करने के लिए, केमिकल रिएक्शन शुरू करने के लिए और उसे कंप्लीट करने के लिए मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन, चाहे वो बायोकेमिकल रिएक्शन क्यों ना हो, कोई भी केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू करने के लिए एंड उसे कंप्लीट करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है, एंड दैट मिनिमम एनर्जी इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। उसे कहा जाता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और एंजाइम्स क्या करते हैं, तो ये जो भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है बायोकेमिकल रिएक्शंस का, उस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को काफी लो कर देते हैं। एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यदि कम हो जाता है तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। तो जितने भी कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देते हैं, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। एंजाइम्स क्या करते हैं, तो एंजाइम्स या बायोकेमिकल रिएक्शंस की जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है उसको कम कर देते हैं, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। एंड ये जो मैंने अभी आपको मैकेनिज्म बताया एंजाइम्स के एक्शन का, ओके, एंजाइम किस तरह से एक्ट करता है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, आपको एंजाइम्स का मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि एंजाइम किस तरह से काम करता है केमिकली। एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट है, तो व्हाई एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट क्यों है? क्योंकि एंजाइम्स जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है बायोकेमिकल रिएक्शन का, वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम करके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। ओके, ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं इस कंसेप्ट को। सो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज द minimum energy required to start a chemical reaction. Okay, to start a chemical reaction. The activation energy of reaction is usually denoted by EA and is expressed as kilojoules per mole, kilojoule per mole, or rarely kilocalories per mole. Okay, तो जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है उसका यूनिट क्या है, तो किलोजूल्स पर मोल इज द यूनिट। किलोजूल पर मोल यह एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का यूनिट है। दूसरा यूनिट किलो कैलोरी पर मोल भी है, किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पे मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ। असाइनमेंट ऐसा है कि जैसे हम लोग स्टडी को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो जहाँ पे भी कोई पैरामीटर आता है, उसका यूनिट आता है, तो आप उसका एक चार्ट बना लीजिए, एक टेबल बना लीजिए, उसको नोट कीजिए, अलग से नोट कीजिए, ताकि जब आप रिविजन करोगे, ठीक है, तो रिविजन करते समय आपको इजी हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का यूनिट क्या आया है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का यूनिट है किलोजूल्स पर मोल एंड किलो कैलोरीज पर मोल। ओके, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप आपके पास में नोटबुक को रेडी रखिए, एंड जैसे ही कोई पैरामीटर इस तरह का आता है, उसका यूनिट आता है, तो आपको नोट करना है और उसको आपको याद कर लेना है। और एग्जाम के 40 डेज पहले तक आप जितने नोट बना सकते हो बना लो। जब 40 डेज बाकी हो एग्जाम को, तब कुछ भी नया पढ़ना नहीं, सिर्फ रिविजन करना है। तो रिवीजन करते समय आपको ये नोट्स काम में आएगी। एंड अगर आपने सेल्फ नोट बनाई है तो उसका आपको और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज जो बेसिक कंसेप्ट कवर किए, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तक हमने पढ़ा है। इसके आगे कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन दैट मीन्स पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, कार्बन आयन दैट मीन्स नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम। देन इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर में जो एटम्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसमें आयनिक बॉन्ड आता है, कोवेलेंट बॉन्ड आता है, मेटेलिक बॉन्ड आता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब दो एटम के बीच में जब जो बॉन्ड ऑफ अट्रैक्टिव बॉन्ड होता है, तो दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो यहाँ पे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंडर डिस्पर्शन फोर्सेस, वंडर वॉल्स फोर्सेस, ये आते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। देन कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, डायपोल क्या होता है, ज्यूटर आयन लीड, डायपोल मोमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, RDS, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, बेंजीन एक्टिवेटर्स, बेंजीन डीएक्टिवेटर्स, आइसोमर्स, टाटोमेरिज्म, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, एनांशियोमर्स, कायरलिटी, स्ट्रोजेनिक सेंटर, रेसिमिक मिक्सचर, कंपाउंड इज एरोमेटिक, मतलब जो हकेल रूल है, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हकेल रूल, तो हकेल रूल
तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, देन एनालिसिस, बायोकेमिस्ट्री, फार्मेकोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट का स्टडी करते समय कहीं ना कहीं ये सब कंसेप्ट आपको आने वाली है। तो यहाँ पे मुझे आपसे एक सवाल ये पूछना है कि अभी हमारा ये 10th लेक्चर है आज का, एंड इस 10th लेक्चर में भी हम लोग अभी बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, एंड ऐसा बेसिक्स जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में हमको आता है। एंड जनरली जब आप लोग स्टडी करते हो तो ये बेसिक को आप निगलेक्ट करते हो। मुझे लगता है कि आप में से जिसने भी डिग्री भी किया होगा, डिप्लोमा भी किया होगा, तो ये जो बेसिक कंसेप्ट मैंने आज कवर की है या इसके पहले के लेक्चर में भी जो बेसिक्स हमने कवर किए हैं, आपने उसको निगलेक्ट किया होगा। लेकिन इसी पे आपका आगे का जो भी है मतलब स्टडी वो डिपेंड करता है। या आपके बेसिक कंसेप्ट जितनी क्लियर रहेगी उतना ही आपका स्पीड बढ़ेगा स्टडी करने का। मतलब ये बेसिक कंसेप्ट आपके लिए कैटलिस्ट का काम करती है।